वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे पार्ट टेस्ट थर्ड जो है आपका 11th का, उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम 0.03 kg per meter second in 5 seconds is. So we know that momentum is equal to mass into velocity. So देखो यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी, मास इज इक्वल टू 5 ग्राम है तो ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो 5 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा। एंड मोमेंटम इज इक्वल टू दिस इज मास इंटू वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड। सो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, सो दिस इज इक्वल टू 30 मीटर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप लेमिना ऑफ मास 3 kg इज। एल शेप लेमिना है, तो अगर एल शेप लेमिना है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको अगर यहाँ पे हम मिला देते हैं, इसको अगर हम यहाँ पे मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। सो इसका सेंटर कहाँ पे हो जाएगा, 1 1 पे हो जाएगा। तो अगर तो 2 मीटर है तो ये 1 मीटर पे इधर और 1 मीटर पे इधर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेंटर ऑफ मास होगा क्या, दिस इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, सो इसका जो 4 kg जो टोटल मास इसका कितना हो जाएगा, 4 kg। अगर हम देखें तो क्योंकि लेमिना, इस लेमिना का 3 kg है तो ये रेक्टेंगुलर है, एक 4 पार्ट है ये, तो 3 पार्ट का मास अगर 3 kg है तो एक एक्स्ट्रा पार्ट अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल मास 4 kg होगा। सेंटर कितना हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास 1 1 पे हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस जे कैप। एंड अब सुनो, ये जो एंड वाला पार्ट जो हमने ऐड किया है इसका सेंटर कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा, दिस इज 1/2 पे। तो अगर हम माइनस करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, दिस इज 3/2 पे। अब इसका मास कितना है 1 kg, तो इसको माइनस करने क्योंकि ये पार्ट है नहीं हमारे में, तो माइनस 3/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप। सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर इसका दिस इज 5/6 आई कैप प्लस 5/6 कितना आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, a particle of mass m1 moving with a velocity of 5 meter per second collides head on with a stationary particle of mass m2. After collision, both the particle move with a common velocity of 4 meter per second. Then the value of m1 upon m2 is, m1 upon m2 की आपकी वैल्यू पूछा है यहाँ पे। सो वी नो दैट कोलिजन जो होता है उसमें मोमेंटम कंजर्व होता है, मोमेंटम को कंजर्व करवा दिया। इनिशियल जो मास है वो मास जो है पहले बॉडी का m1 है, वेलोसिटी 5 है, तो दिस इज m1 इंटू 5 इक्वल टू कोलाइड हेड ऑन विद स्टेशनरी ब्लॉक, मतलब m2 जो था रेस्ट में था तो उसका मोमेंटम इनिशियल कितना हो जाएगा 0, फाइनल कितना हो जाएगा, बोल रहा है कि आफ्टर कोलिजन बोथ पार्टिकल मूव विद कॉमन वेलोसिटी, तो m1 प्लस m2 इंटू 4 हो जाएगा। सो दिस इज यहाँ से सॉल्व करोगे तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। Now question number 4, two blocks of mass 1 kg and 2 kg have the position vector I minus I cap plus 2 j cap and plus k cap and minus 3 I cap plus 2 j cap plus k cap respectively. The center of mass of this system has a position vector. We know that our center of mass is equal to this is m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2. तो मास 1 kg उसका पोजीशन वेक्टर प्लस मास m2 पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई टोटल मास 1 + 2। इसको सॉल्व करेंगे, आई वाले को आई वाले के साथ में ऐड कर लेना है, जे वाले को जे वाले के साथ में ऐड कर लेना है, के वाले को के वाले के साथ में ऐड कर लेना है। सो फाइनल आंसर यहाँ पे ये आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर द बार इज यूनिफॉर्म एंड बेइंग 500 न्यूटन, मतलब इसका वेट जो है 500 न्यूटन है। हाउ लार्ज मस्ट डब्ल्यू वी इफ टेंशन T1 एंड T2 आर टू बी इक्वल। ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि T1 T2 क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल टेंशन, अगर इसमें टेंशन मान लिया जाए T है तो इसमें भी टेंशन कितना हो जाएगा T। सो 2T इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू इसका वेट कितना था 500 न्यूटन एंड प्लस डब्ल्यू यहाँ पे हमने लगाया है। सो टोटल 2T इक्वल टू हो जाएगा 500 प्लस डब्ल्यू, सो दिस इक्वल टू टी इंटू आप अच्छा दूसरा हम टॉर्क लेंगे यहाँ पे। तो टॉर्क जब लोगे, टॉर्क लगाओगे क्योंकि बोला है कि ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में अगर लेंगे हम तो टॉर्क भी 0 होना चाहिए। तो टी जो टेंशन है इंटू 0.7, टी इंटू 0.7, अगर इसके अबाउट टॉर्क ले लेते हैं हम
तो t इंटू कितना हो जाएगा 0.4 है 0.3 तो 0.7 माइनस 0.3t ये w हो गया तो w इंटू 0.3t माइनस 500 ठीक है इंटू कितना है 0.5 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो दो इक्वेशन बन जाएंगे। सॉल्व करने पर w है w की वैल्यू दिस इज इक्वल टू 1500 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। 1500 न्यूटन आपका यहाँ पे आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखें तो टू इक्वल फोर्सेज आर अप्लाइड टेंजेंशियली टू यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m and radius r as shown in the figure. If the disk is pivoted at its center and free to rotate in its plane, the angular acceleration of disk is. So we know that torque is equal to this is F into R. So अगर हम फोर्स यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है एंड जो सेंटर से डिस्टेंस है वो R है दोनों जगह पे। सो टॉर्क इज इक्वल टू नेट टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर माइनस एफ आर। सो दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। फोर्स और डिस्टेंस सेम ही है और डायरेक्शन अलग अलग है तो एफ आर माइनस एफ आर। सो दिस इज 0 एंड वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू 0। सो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो आई तो 0 हो नहीं सकता तो अल्फा 0 होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि टू अनस्क्रू ए रस्टेड नट वी नीड ए पाइप रेंज एंड लॉन्गर आर्म। ठीक है, टू अनस्क्रू ए रस्टेड नट वी नीड ए पाइप रेंज विथ लॉन्गर आर्म। नंबर 2 रेंज विथ लॉन्गर आर्म रिड्यूस द फोर्सेज टू बी अप्लाइड ऑन द आर्म। देखो अगर हम इसकी बात करें तो बोथ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है क्योंकि देखो जितना जो आप टॉर्क आप ये देखो दरवाज़ा रूम का जो दरवाज़ा होता है अगर दरवाज़ा में जो हैंडल होता है बेटा खोलने के लिए वो एंड पे क्यों लगाया जाता है उसको बीच में क्यों नहीं लगाते क्योंकि बीच में लगाओगे तो खोलने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो उसका हिंज पॉइंट होता है जहाँ पे फिक्स होता है दरवाज़ा उससे सबसे दूर में होता है खोलने वाला। क्यों? क्योंकि टॉर्क कम तो जो अगर कोई चीज़ रोटेट कर रहा है कोई चीज़ को ओपन कर रहे हो इससे रोटेशन हो रहा है तो वहाँ पे टॉर्क लगता है तो मिनिमम टॉर्क के थ्रू आप वहाँ पे ये करवा सकते हो। टॉर्क जो मैक्सिमम लगेगा क्यों? क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा वहाँ पे ज़्यादा। तो लॉन्गर अगर होगा तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा कम फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो थर्ड पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 फॉर ए बॉडी टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट इज 0। रीजन फॉर नेट टॉर्क टू बी 0 द नेट फोर्स शुड बी 0। ठीक है, तो इसका जो असर्शन जो है वो ट्रू है और रीजन जो है वो फॉल्स है। फॉर ए नेट टॉर्क टू बी 0 द नेट फोर्स शुड बी 0 कोई ज़रूरी नहीं है, डिस्टेंस भी 0 हो सकता है। ठीक है, और ये जो है बेटा फॉर ए बॉडी टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी वो 0 ही होना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में है ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एज ऑन इन फिगर इफ टू फोर्सेज F1 एंड F2 अप्लाइड फॉर इक्विलिब्रियम। फिर से यहाँ पे टॉर्क निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये फिक्स किया हुआ है दिस इज फोर्सेज F1 दिस फोर्सेज F2 दोनों के बीच का डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर है। यहाँ से डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर है। सो अगर टॉर्क लगाओगे तो 20 यहाँ से 20 इंटू F1 इजकल टू F2 इंटू यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा दिस इज 70। सो दिस इज 70 इंटू F2 हो जाएगा। सो F1 अपॉन F2 इजकल टू 7 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अगर क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो ए बैलेट डांसर डांसिंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर इज स्प्रिंग अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस with an angular velocity of 20 radian per second when the stretches her arms fully the spinning speed decreases। देखो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व होता है जो कि अगर कोई जैसे कोई डांस कर रहा है तो उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लग नहीं रहा है, हम उसको कोई हथौड़ा तो उस पर चला नहीं रहे हैं, वो खुद से डांस कर रहा है तो एक्सटर्नल टॉर्क जो है 0 होता है। जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, मतलब I1 ओमेगा 1 इजकल टू I2 ओमेगा 2 होता है। यू इक्वेट करेंगे यहाँ से। सो दिस इज I1 इजकल टू कितना आ जाएगा I2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू कहाँ से पास करेगा? सो अगर हम देखें यहाँ पे तो जो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का दिस इज mr²/4 हो जाता है। सो अगर हम इसके अबाउट देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो दिस इज I इजकल टू I सेंटर मास प्लस md² हो जाएगा। सो दिस इज IA प्लस md²। सो फॉर B दिस इज IA प्लस mdv²। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो जो B पॉइंट है इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा टेंजेंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो वहाँ पे मैक्सिमम होगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। अगर क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखें
तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, व्हेन ए मैन स्टैंड्स ऑन ए टेबल on a turntable stretching with two equal loads in hand and rotates then and the fold hits arm, वही टॉर्क इक्वल टू जीरो। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है, देखो लिखा है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो द टॉर्क अबाउट द एक्सिस इज जीरो, सो दिस इज डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, सो दिस इज L1 अपॉन एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 को देखें, ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा 12 में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को अगर देखें तो रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज, तो वी नो दैट दिस इज mk1 स्क्वायर, जो रेडियस ऑफ जो जायरेशन होता है दिस इज इक्वल टू उसको k से डिनोट करते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज mk1 स्क्वायर इक्वल टू दिस इज mr स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और mk2 स्क्वायर इक्वल टू mr स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। इक्वेट करोगे तो k1 इक्वल टू r बाई रूट 2 एंड k2 इक्वल टू दिस इज r बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर देखें तो व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस रोटेट्स एट द रेट ऑफ 60 rpm अबाउट दिस एक्सिस, द टॉर्क विच कैन स्टॉप द व्हील्स रोटेशन इन 1 मिनट शुड बी। सो अगर 14 को हम देखें तो आई इक्वल टू गिवन है आपको, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपको ओमेगा नॉट गिवन है, तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू आप क्या करेंगे, दिस इज 2 पाई अपॉन 60 करेंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो यहाँ पे फाइनल जो आपका अल्फा है, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, एंड टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, सो दिस इक्वल टू पाई अपॉन कितना हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हील ऑफ सेम मास ऑफ रेडियस विल हैव द लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे रिंग का mr स्क्वायर होता है, डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2 होता है, सिलेंडर का mr स्क्वायर बाई 2 होता है, और स्पेयर का 2/3 mr स्क्वायर होता है, तो साफ यहाँ पे दिख रहा है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाई व्हील आर 30 kg मीटर स्क्वायर एंड 1500 जूल रेस्पेक्टिवली, इट्स फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा। सो वी नो दैट दिस आई गिवन है आपको, काइनेटिक एनर्जी गिवन, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2i, सो एल की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, एंड आई इंटू ओमेगा, सो ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी, सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दिस इज 5/π रेडियन पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, two bodies have their moments of inertia I and 4i respectively about their axis of rotation. If their rotational kinetic energy are equal, their angular momentum will be in the ratio. So kinetic energy is equal to this is L square upon 2i, kinetic energy is equal to same. So L is directly proportional to root under I, so this is L1 upon L2 is equal to root under I upon 4i, so this is 1 upon कितना हो गया 2 हो गया, is the correct answer. Question number 18, the kinetic energy of a satellite in its orbit around the earth is E. The additional kinetic energy given to the satellite as to enable to escape from gravitational pull of the earth is. So potential energy is equal to कितना होता है बेटा, this is minus gmm upon r होता है, kinetic energy is equal to gmm upon 2r होता है, so this is equal to E, and to escape the satellite from the earth gravitational pull total energy कितना होना चाहिए 0, तो टोटल एनर्जी में टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस इज इक्वल टू ई डैश माइनस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज 0, सो ई डैश इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन कितना हो गया 2r। सो फोर्थ पार्ट ई मतलब ई डैश किसके बराबर है, ई के बराबर है, सो ई फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 में है टू प्लैनेट्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 upon g2 एट द सरफेस ऑफ द टू प्लैनेट, वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g and g is equal to this is gm upon r square, so g1 is equal to gm1 upon r1 square, in terms of density हमने लिख दिया इसको, so this is g rho 4/3 pi r1 cube divided by r1 square is equal to g rho 4/3 pi r1 हो गया। उसी तरह से g2 को हमने लिख दिया, दोनों को डिवाइड किया, so this is g1 upon g2 is equal to this is r1 upon r2 हो गया। now क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 20। According to Kepler's, the law of area can be understood as a consequence of the conservation of law of area can be concluded तो linear momentum, angular momentum, energy और mass। तो हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ जो कैप्लर्स को था उसमें कहता था कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है,
जो एरिया ट्रेवल करता है, ठीक है, वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल करता है। एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो सेकेंड पार्ट, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? Acceleration due to gravity, it varies with depth from the earth surface, it varies increase, its value increases with height from the earth surface, गलत। its value increases due to the effect of rotation of the earth, its value increases, decrease करता है बेटा रोटेशन कारण में, its value becomes zero at the height equal to radius of the earth, गलत। मतलब कौन सा करेक्ट है बेटा, फर्स्ट है, its value decrease है। हमेशा अर्थ के सरफेस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है मैक्सिमम होता है बेटा, अर्थ के सरफेस से आप एच हाइट ऊपर चले जाए, डी डेप्थ नीचे चले जाए, हर जगह पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करेगा आपका। रोटेशन के कारण भी, अगर रोटेशन का इफेक्ट लेते हैं तब पर भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। Next is question number 22. Gravitational potential difference between surface of a planet and a point situated at a height of 20 meter above its surface is 2 joule per kg. If gravitational field is uniform, then work done in taking a 5 kg body up to a height 4 meter above surface will be. So this is delta V is equal to 2 joule per kg हो गया, delta V is equal to, this is Eg into D, so Eg is equal to delta V upon D हो गया, so 2 upon 20, so this is potential difference at a height of 4 meter is equal to Eg into कितना हो गया 4, so delta V dash is equal to 2 upon 40 into 4, so this is 2 by 5, so W is equal to M into delta V, so this is 2 joule is the correct answer. Now question number 23. A research satellite of mass 200 kg circles the earth in an orbit of average radius 3r by 2, where r is the radius of the earth. Assuming the gravitational pull on the mass of 1 kg on the earth surface to be 10 Newton, the pull on the satellite will be. So this is gm upon r square is equal to 10 Newton, pull on the satellite is equal to ये हो गया आपका, this is gm into mass हो गया, this is equal to 200 अपॉन, दिस इज इक्वल टू 3r का 3r बाई 2 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एवरेज रेडियस बोला है यहाँ पे। सो दिस इज 4 बाई 9 इंटू 200 इंटू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और जो जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, अच्छा उसका वैल्यू कितना है, दिस इज 10 न्यूटन है। सो 4 बाई 9 इंटू 200 इंटू 10, सो दिस इज इक्वल टू होगा 889 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24. If suddenly the gravitational force of attraction between Earth and satellite revolving around it becomes zero, then satellite will, satellite क्या हो जाएगा, तो satellite जो हो जाएगा move tangentially to the original orbit with the same speed, tangentially move करना start कर देगा। Question 25. Which of the following is not are not correct statements about Kepler's law of planetary motion? Kepler's second law is based on the law of conservation of angular momentum, तो correct है, अभी देखा हमने। Every planet revolves around the sun in a circular orbit with sun at the center of the orbit, ये भी correct है। Planets situated at a larger distances from the sun takes longer time to complete one revolution. ये देखो जो आपका 20 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट। अच्छा नॉट करेक्ट बोला है, तो कौन करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट कौन नहीं है, फर्स्ट तो करेक्ट है। ये सेकेंड में कहा एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए सर्कुलर, नो नॉट सर्कुलर ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट बेटा, तो ये गलत है देखो, ठीक है। और थर्ड में बोला प्लैनेट सिचुएटेड एट ए लार्जर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन टेक्स लॉन्गर टाइम, तो यस लॉन्गर टाइम वो लेता है, तो कौन सा करेक्ट है, सिर्फ करेक्ट आंसर कौन सा, दिस इज सेकेंड, ये रॉन्ग है बेटा, तो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में द एनर्जी नीडेड बाई ए बॉडी ऑफ 500 kg टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द अर्थ, सो वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू जो काइनेटिक एनर्जी हम बॉडी को देंगे, दिस इज 1/2 mv स्क्वायर, सो दिस इज 1/2 m √2gr का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करोगे 3.1 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा 10 जूल। क्वेश्चन नंबर 27 को देखें तो इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल सेल इज, तो हॉलो स्फेरिकल सेल जो होता है इंटेंसिटी कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो 0 होता है इनसाइड में, क्योंकि कोई मटेरियल ही नहीं होता है हॉलो स्फेयर के इनसाइड में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 में है द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए from the sun are 8 into 10 per 12 meter and 1.6 into 10 per 12 meter. If its velocity when nearest to the sun is 60 meter per second, what will be its velocity in meter per second when it is farthest?
सो दिस इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम जो होता है कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू दिस इज एम्पियर, तो एम्पियर जो हो गया कांस्टेंट हो गया, सो मास तो सेम ही हो गया, सो दिस इज v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2 हो गया, वैल्यू पुट करेंगे, सो यहाँ से v2 इज इक्वल टू दिस इज 12 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। Now question number 29. Two satellites of mass capital M and 16 m are put in the same orbit around the Earth. If T1 and T2 with their time periods, then T1 upon T2 is what? So this is time period is independent of the mass of the orbiting body and depends on the mass of the central body and radius of the orbit. So इसका जो करेक्ट आंसर होगा दिस इज कल टू सेकेंड पार्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है, दिस इज T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि लिखा है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, टाइम पीरियड को मास से कोई मतलब नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, इफ a इज द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट ऑफ मास m, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट dA अपॉन dt इज कल टू दिस इज कल टू आपका dA अपॉन dt जो है यहाँ पे मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इज, तो जो एरियल वेलोसिटी होता है वो a/2m के बराबर होता है, सो दिस इज कल टू a गिवन है, सो l इज कल टू दिस इज कल टू 2ma, यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हुआ। क्वेश्चन नंबर 31, ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ, इट्स ऑर्बिटल रेडियस इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, देन द चेंज इन इट्स टोटल एनर्जी इज, चेंज इन टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, सो टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r होता है, सो टोटल एनर्जी 1 अपॉन टोटल एनर्जी 2 इज कल टू दिस इज r/2 डिवाइडेड बाई r हो जाएगा, सो दिस इज 1 अपॉन 2, सो परसेंटेज चेंज अगर हम देखें तो टोटल एनर्जी फाइनल r नहीं f है फाइनल, माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल अपॉन टोटल एनर्जी इनिशियल इंटू 100, तो सॉल्व करेंगे, सो दिस इज कल टू कितना आ जाएगा 100% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, मैच द फॉलोइंग, केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, केपलर सेकेंड लॉ क्या है, देखिए यहाँ पे, तो केपलर से फर्स्ट लॉ जो है वो ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट एलिप्टिकल होता है, इसके बारे में बताता है, मतलब ए का क्या हो गया दिस इज आर। केपलर सेकेंड लॉ जो है वो बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। थर्ड लॉ बताता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ बताता है इनवर्स लॉ। तो देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग कौन सा आपका थर्ड पार्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, अगर 33 को हम देखें यहाँ पे, तो एक पर्सन ऑफ मास 40 kg इज स्टैंडिंग ऑन वन एंड ऑफ ए प्लैंक ऑफ मास 80 kg and length 12 meter floating in water. The person moves from one end to the another end of the plank and stops. The displacement of the plank is, so displacement of the plank is equal to, देखो यहाँ पे ये 80 kg का है, ये 40 kg का है, 12 मीटर है। सो दिस इज कल टू टोटल जो इसका मास हो गया वो कितना हो गया यहाँ पे मैन का 40, तो टोटल मास पूरे सिस्टम का कितना हो गया, सो दिस इज 40 इंटू 8 इंटू कितना हो गया 12, सो दिस इज कल टू 4 मीटर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज 34 में कहा है आपसे फिर से वही यहाँ पे एक नाइफ एज है इस तरह से लगा हुआ जो उसको होल्ड करके रखा है। 3 पार्टिकल आर प्लेस्ड ऑन द मासलेस रॉड एज शोन इन फिगर फॉर इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में टॉर्क 0 होना चाहिए, टॉर्क इक्वेट कर लीजिए आप। टॉर्क को जैसे ही इक्वेट करेंगे यहाँ पे, सो दिस इज कल टू मास इज कल टू 1.5 kg, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। इसके बाद 35 क्वेश्चन नंबर अगर 35 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 35 में है, so a disk of mass m and radius r is free to rotate about its center as shown in the figure. A string is wrapped over its rim and a black block of mass m is attached to the free end of the string. The system is released from rest. The speed of the block as it descended through the height h is, देखो यहाँ पे ये मास लगा हुआ अटैच्ड है, इसका मास की वैल्यू कितनी है m। सो दिस इज कल टू एम जी एच इजकल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे, सो दिस इज v इजकल टू रूट अंडर जी एच अपॉन कितना हो गया 3 इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 36 को अगर देखें तो ये व्हील ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैन रोटेट फ्रीली अबाउट इट्स सेंटर एज शोन इन फिगर। ए स्ट्रिंग इज रैप्ड ओवर इट्स रिम एंड इज पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। इट इज फाउंड दैट द टॉर्क प्रोड्यूसेस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इन द व्हील। व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील? So we know that torque is equal to, this is I into alpha, and we know that torque is equal to F into R. So यहाँ से इक्वेट करेंगे तो I is equal to, this is equal to 0.25 kg मीटर स्क्वायर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37।
A particle of mass m is rotating in a plane in circular path of radius r. Its angular momentum is L. The centripetal force acting on the particle is. So we know that angular momentum L is equal to this is mvr, and so V is equal to this is L upon mr हो गया. We know that centripetal force F is equal to this is mv square upon r हो गया. So this is m upon r into this is L square upon m square r square. So this is F is equal to this is L square upon m r cube हो गया. So this is the force, centripetal force हम इसको कह सकते हैं. This is the centripetal force. Now question number 38. Question number 38 को अगर देखें तो 3 uniform solid sphere each of mass m and radius r are placed along y axis as shown in figure. This is the x axis and this is the y axis. And 3 uniform solid sphere, एक स्फीयर यहाँ पे, एक स्फीयर यहाँ पे, एक स्फीयर यहाँ पे. ठीक है. The moment of inertia of the system about x axis, x axis के about इसका moment of inertia क्या होगा. तो अगर आप देखें तो x axis के about moment of inertia, तो सबसे जो सेंटर में है, जो सबसे सेंटर में है जो स्फीयर, उसका तो ये डायमीटर है, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज इक्वल टू 2/5 हमारा स्क्वायर हो जाएगा. अब इसका क्या होगा और इसका क्या होगा. तो ये अगर हम इसको देखें तो इसका जो मास है m है और यहाँ से डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहाँ से हो गया दिस इज r प्लस r, सो दिस इज 2r हो गया. सो दिस इज इक्वल टू इसका मोमेंट, इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो इसके इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 हमारा स्क्वायर. सो पैरेलल एक्सिस को हम लगाएंगे तो जो सेंटर में जो स्फीयर है उसका तो हो गया 2/5 हमारा स्क्वायर, और जो एंड में है उसका कितना हो जाएगा इसका सेंटर के अबाउट 2/5 हमारा स्क्वायर प्लस इस एक्सिस के अबाउट, तो दिस इज m इंटू 2r का होल स्क्वायर. और ये 2 है, एक इधर स्फीयर है तो एक इधर स्फीयर है, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो जब सभी को सॉल्व करोगे यहाँ पे, सो दिस इज 46 mr स्क्वायर अपन कितना आ जाएगा, 5 इज द करेक्ट आंसर. अगर हम क्वेश्चन नंबर 39 को देखें तो ये होमोजीनियस डिस्क विथ ए रेडियस 0.2 मीटर and mass 5 kg rotates about its geometrical axis. The angular velocity of the rotation of the disk as a function of time is given by the formula omega is equal to this is 2 plus 60 radian per second. The tangential force applied to the rim of the disk is. So we know that omega is equal to 2 plus this is 60. So alpha is equal to this is d omega upon dt. So this is equal to 6. So I is equal to this is mr square by 2. So वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आ जाएगी दिस इज 0.1 kg मीटर स्क्वायर आ जाएगा. वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, एंड वी नो दैट आल्सो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर. दोनों को हम इक्वेट करेंगे. सो यहाँ से फोर्स जो है, फोर्स की वैल्यू दिस इज इक्वल टू 3 न्यूटन यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आएगा. नाउ 39 के बाद है क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है आपसे what is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of the earth of a mass capital M and radius capital R in a circular orbit at an altitude of 2r. So this is r is equal to h plus r हो गया, and this is equal to 2r plus r, so this is equal to 3r हो गया. So energy final is equal to gmm upon 6r, और energy initial is equal to minus gmm upon कितना हो गया r. सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड कितना हो गया, सो दिस इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल. दोनों को जब माइनस करेंगे यहाँ से, तो माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहा है दिस इज 5 gmm अपॉन कितना आ रहा है, दिस इज 6r इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41. A particle of mass capital M is situated at the center of a spherical shell of same mass and radius a. The gravitational potential at a point situated at a by 3 distance from the center will be. So this is equal to v is equal to this is equal to potential is equal to minus gm upon a minus gm upon a by 3. So minus 4 gm upon कितना हो जाएगा, this is a हो जाएगा. This is the correct answer. Now question number 42. So 42 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो a particle is falling from infinity toward the surface of the earth. If the air friction is neglected and initial velocity is 0, then the velocity of the particle on reaching the earth surface is. So v is equal to this is root under 2gr. So this is equal to सबकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो this is 11.2 km per second is the correct answer. Now question number 43.
A body is projected vertically upward from the surface of the earth with a speed equal to 1/4 of escape velocity from surface of earth. Maximum height attained by the body from the surface of the earth will be. So this is equal to v is equal to k into v. h is equal to this is equal to कितना हो जाएगा? So k square upon 1 minus k square into r. सो h इज कल टू सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा फाइनल आंसर. दिस इसको सॉल्व जब करोगे k की वैल्यू कितना है 1/4 है लिखा है यहाँ पे. ठीक है, k इज कल टू 1/4. इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे सो दिस इज कल टू r/15 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 44. The semi-major axis of planet A is 4 times of the semi-major axis of planet B. The ratio of time period. तो कैप्लर्स का थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था कि दिस इज टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. ठीक है, आर क्यूब वही सेमी मेजर एक्सिस होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट होता है. सो दिस इज इक्वल टू टी ए अपॉन टी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी का होल क्यूब हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू टी ए अपॉन टी बी इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी का पावर 3/2 हो गया. सो दिस इज 4/1 का पावर 3/2. इसको सॉल्व करोगे सो दिस इज 8 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करें तो द फिगर शोज एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट एम अबाउट द सन एस. द शेडेड एरिया SCD इज ट्वाइस द शेडेड एरिया SAB. ये हमने आपको जो असाइनमेंट है उसमें भी क्वेश्चन दिया था, ये नीट प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है. सो वी नो दैट A अपॉन टी क्या हो गया कांस्टेंट. एरियल वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट. उसी का अगर यूज कर ले हम तो एरिया ए SCD अपॉन एरिया SAB इज इक्वल टू T1/T2. सो एरिया SCD का कितना है 2 टाइम्स ऑफ SAB है डिवाइडेड बाई SAB इज इक्वल टू T1/T2. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस इज T1 इज इक्वल टू 2T2 इज द करेक्ट आंसर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो इस तरह से बेटा हमने जितने भी क्वेश्चन थे आपको 45 क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके रिजिड बॉडी से ही था. ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिजिड बॉडी जो रोटेशनल मोशन है उसी से था ज़्यादा क्वेश्चन. तो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे. ठीक है, फिर भी अगर आपको किसी बच्चे को कोई डाउट कहीं पे आता है फिर आप पर्सनली आप ग्रुप में जिस बच्चे को जो डाउट है वो ग्रुप में आप सेंड कीजिए क्वेश्चन. फिर दोबारा फिर उसको सॉल्व करके दोबारा दूसरे तरीके से उसको बता करके हम आपको बताएंगे. कहीं पे कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए बेटा. कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड.